हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। फ्योंली रौतेली गृहलक्ष्मी की कहानियां। यह तब की बात है जब यह माना जाता था कि हिंसक से हिंसक वन्यजीव भी मानव मांस नहीं खाते हैं। उसी जमाने में एक बहुत प्यारी सी लड़की हुई थी, फ्योंली। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। यूं ही विचरते विचरते एक दिन वह किसी जंगल में भटक गई। माता पिता, भाई बहन सब एक झटके में बिछड़ गए। फ्योंली बहुत सुंदर थी। जंगल के जानवर रुक रुक कर उसे देखने लगे। घबराई सी फ्योंली की समझ में कुछ ना आया, लेकिन शायद जानवर समझ गए थे कि यह प्यारी लड़की अपने घर का रास्ता भूल गई है। उन्हें भी कहाँ मालूम था कि वह लड़की कहाँ रहती है, इसलिए सबने मिलकर उसे जंगल में ही सहारा देने की ठान ली। सारे जानवर अपनी अपनी तरफ से उसके लिए कंदमूल फल लाए। बेड़ू, तिमलू, आड़ू, घिंगाड़ू, बेर, टांटी, हिसर जैसे अमृत तुल्य जंगली फलों के सेवन से फ्योंली का सौंदर्य चांद सा निखर आया। जानवरों के साथ मिलकर ही उसने अपने लिए घास फूस की एक कुटिया भी बना ली। जंगल के सारे पशु पक्षी फ्योंली पर जान छिड़कते थे। वनकन्या सी फ्योंली एक दिन तालाब के किनारे हिरण के बच्चों के संग अठखेलियां कर रही थी कि उसी समय उसकी नजर सामने खड़े एक युवक पर पड़ी। जाने कितने समय बाद फ्योंली को कोई अपना जैसा दिखा था। फ्योंली उसे जी भर देखना चाहती थी, लेकिन सामने वाला भी जाने कब से उसे ही अपलक देखे जा रहा था। उसे नजर झुकानी पड़ी। युवक एक राजकुमार था। शिकार खेलने वन में आया था, लेकिन रास्ता भूलने के कारण भटकते भटकते थका हारा भूखा प्यासा उस तालाब के पास आ पहुंचा। खैर, फ्योंली जैसी अपूर्व सुंदरी को देख राजकुमार अपनी भूख प्यास सब भूल गया। उसने फ्योंली से कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय फ्योंली ने उससे ही प्रश्न पूछ लिया, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमार ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। आखेट करने इस वन में आया था और रास्ता भूल गया। शाम हो गई है, घर लौटना मुश्किल है। क्या मुझे तुम्हारी कुटिया में शरण मिल सकती है? मन में संकोच रखते हुए भी फ्योंली ने राजकुमार को शरण दे दी और खुद कुटिया के बाहर खड़ी हो गई। कुटिया में विश्राम करते हुए राजकुमार ने देखा कि जंगल के सारे जानवर फ्योंली के पास चले आ रहे हैं। किसी इंसान के प्रति जानवरों का ऐसा ऐसा प्रेम भाव देखकर राजकुमार चकित हो गया। फ्योंली ने कहा, यह सब मेरे भाई बहन हैं। हर शाम इसी तरह मुझसे मिलने आते हैं। फ्योंली के मेहमान के लिए हर कोई कुछ न कुछ लाया था। जानवरों के लाए फल फूल राजकुमार और फ्योंली ने मिलकर खाए। राजकुमार ने कहा, फ्योंली तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा जंगल और जंगल के सारे जानवर बहुत अच्छे हैं। काश मैं भी तुम्हारे साम्राज्य का हिस्सा हो सकता। सुबह उठकर राजकुमार ने फ्योंली के समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैं अपना वन छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरे भाई बहन मुझे मुझे अपनी जान से भी प्यारे हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, फ्योंली ने तड़प कर मना कर दिया। राजकुमार ने कहा, इस तरह कब तक जंगल में रह सकोगी? एक न एक दिन तो तुम्हें अपने जात समाज की जरूरत पड़ेगी ही। तुम मुझसे शादी कर लो फ्योंली। मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। फ्योंली ने भी सोचा शायद राजकुमार ठीक कह रहा है, लेकिन उसने राजकुमार से एक वादा लिया कि वह उसके गृहवन में कभी किसी जानवर का शिकार ना करें। राजकुमार के हाँ कहने पर इस तरह वह विवाह बंधन में बंधने को राजी हो गई। जानवरों को जब फ्योंली के जाने की बात पता चली तो वे सब बहुत दुखी हो गए। भारी मन से उन्होंने अपनी प्यारी फ्योंली को विदा किया। इधर राजमहल में फ्योंली का बहुत स्वागत हुआ।
उस जैसी अपूर्व सुंदरी किसी ने कभी देखी कब थी। राजकुमार फ्योंली को पाकर बहुत खुश था, लेकिन वनकन्या फ्योंली को रह रहकर जंगल और अपने पशु पक्षियों की याद सताती रहती। उनकी याद में घुलती फ्योंली धीरे धीरे कमजोर पीली पड़ने लगी। एक दिन उसने राजकुमार को बुलाकर कहा, अब मेरा अंत समय आ गया है। तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दोगे? राजकुमार ने कहा, ऐसा ना कहो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फ्योंली ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता की राख जंगल में फिंकवा देना। और फ्योंली सचमुच इस दुनिया से बहुत दूर निकल गई। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार राजकुमार ने उसकी चिता की राख जंगल और पहाड़ियों पर जगह जगह बिखेर दी। कहते हैं कि जहां जहां वह राख पड़ी वहां वहां पीले रंग के छोटे छोटे फूल खिल गए। पहाड़ के लोग फ्योंली को खूब पहचानते हैं, लेकिन मैदानी भाग वालों के लिए मधुमती फिल्म यदि रंगीन होती तो मैं बताती कि आजारे परदेसी गीत के आखिर में एक दूसरे को चकित हो देखते वैजयंती माला और दिलीप कुमार के दिल खिल जाने के प्रतीक रूप में जो फूल खिलता हुआ दिखाया गया है, वही फ्योंली है। पीले रंग का यह फूल निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। प्रकृति से बिछोह ने भले ही फ्योंली की जान ले ली, मगर उसकी राख फूल बनकर फिर अपनों के बीच उगाई। उसकी नन्ही पीली पंखुड़ियों को कुदरत ने जख्म जल्दी भर देने की दवा हो जाने वरदान दे दिया। दर्द जैसे पल में हवा हो जाएं। फ्योंली के फूलों के लेप से पक्षाघात होने पर पहाड़ के जानकार लोग फ्योंली के फूलों की शरण लेते हैं। किसी भी दर्दमंद के प्रति यह गुणकारी औषधीय आचरण ही इस सुगंधरहित फूल के मर्म की असली खुशबू है। राख के ढेर से फ्योंली के ओस धुले सौंदर्य प्रतिमान समान पीला पुष्प खिल जाने जैसी दिल छू जाने वाले किस्सों में जंगल के आगे सजावटी फूलों का कोई बाजार कहीं नहीं ठहरता। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ आप सभी को हम सुना सके और आप सब सुन सके। उसके लिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से हमारे प्यारे दोस्तों, चलिए कर लीजिए ना। गीदड़ और हिरण 21 श्रेष्ठ लोक कथाएं हिमाचल प्रदेश की। चलिए सुनते हैं, उससे पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। चलिए सुनते हैं। एक वन में गीदड़ और हिरण रहते थे। गिदड़ बड़ा चालू और स्वार्थी था। हिरण स्वादु और शीघ्र की दूसरों की बातों में आने वाला था। गीदड़ बूढ़ा हो गया था। हिरण को देखकर उसका दिल सदा उसका मांस खाने को ललचाता रहता था। देखिए, रहते तो दोनों साथ, पर गीदड़ के विचार बहुत अधिक नीच थे। सच कहते हैं, खश घटिया आदमी। आदमी को घी में भी डुबो दें तब भी वह सूखा ही बाहर निकलेगा। गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर हिरण को अपनी बातों में फंसा लिया था। एक दिन गीदड़ ने उसे कहा कि नर्म नर्म घास खाने के लिए वह उसके साथ चले। घास इतना नर्म और स्वादिष्ट है कि पूछो ही मत। वहां डरने की भी कोई बात नहीं। गीदड़ की मीठी बातों में हिरण झट आ गया। गीदड़ उसे एक किसान के खेत में ले गया। वहां नर्म कोंपले फूटी थी। गीदड़ स्वयं तो खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। हिरण कोंपले खाते चरते आगे आगे चलता रहा। एक स्थान पर किसान ने फाही जानवर फंसाने को रस्सी फंदा लगाई थी। हिरण को जिह्वा के स्वाद और खूब खाने के लालच में कुछ दिखाई नहीं दिया और उसकी गर्दन फाही के बीच फंस गई। गीदड़ तो चाहता ही यही था। हिरण घुटे घुटे गीदड़ को आवाज लगाई, मामा गीदड़, मुझे आकर छुड़ा ले। फाही की रस्सी चमड़े की बनी है, इसे तुम झट अपने दांतों से काट सकते हो। शीघ्र करो, मेरा दम घुट रहा है। गीदड़ ने कहा, तुम तो ठीक बात करते हो, किंतु मेरा आज व्रत है और मैं चमड़े से मुंह नहीं लगा सकता। हिरण ने उसके बहुत मिन्नतें की, पर उसका दम घुटता ही रहा। गीदड़ नहीं आया तो नहीं आया।
हिरण बहुत रोया किंतु गीदड़ तस से मस नहीं हुआ। हिरण फंदे में फंस कर मर गया। गीदड़ की मौज आ गई। वह धीरे धीरे हिरण के पास गया और कई दिन तक उसके नर्म मांस का लुत्फ उठाया। इसलिए जी, जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आता है वह फूटे ढोल से जाता है। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुने आप लोग सबसे पहले। इसीलिए सब्सक्राइब कर ले और BELL आइकॉन दबा दे जल्दी से जल्दी, कहीं देर न हो जाए प्यारे दोस्तों।